मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के मुख्य बिंदुओं को आज हम लोग देखेंगे। इसमें इस अध्याय को पढ़ने से पहले बेसिक में आप लोग पढ़ चुके हैं, जैसे प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन, विक्षेपण और इससे संबंधित अन्य घटनाओं के बारे में। ठीक है, तो आज सबसे पहले मैं जानूंगा कि मानव नेत्र है क्या। मानव नेत्र क्या है, समझ रहे हैं? मानव नेत्र क्या है? तो पूछा जाए कि मानव नेत्र क्या है, तब क्या बताएंगे? पता है किसी को? इधर चलिए। मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है। मानव नेत्र क्या है जी? एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम पूरे जगत को क्या करते हैं? देखते हैं। इसकी सहायता से पूरे जगत को देखते हैं। ठीक है, मानव नेत्र जो है एक कैमरे की तरह कार्य करता है। तो जो कैमरे की तरह कार्य करता है, तो ये कैमरा में होता क्या है? एक प्राकृतिक उत्तल लेंस लगा होता है। ठीक है, अब पूछोगे कि इसका मेगापिक्सल, चूंकि आजकल हर व्यक्ति, हर लोग क्या कर रहे हैं? फोन खरीद रहे हैं। तो फोन खरीदते ही जाते ही क्या पूछ रहे हैं? वो फोनवा में कितना मेगापिक्सल की कैमरा है? अरे बात समझ में ना? तो उस तरह से पूछा जाए कि आंख जब कैमरे की तरह कार्य करता है तो इसका भी तो अपना मेगापिक्सल होगा। तो कितना है इसका? तो 576 मेगापिक्सल। कितना है? 576 मेगापिक्सल होता है ये। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि मानव नेत्र है क्या। तो कहेंगे कि मानव नेत्र एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम पूरे जगत को देखते हैं, है ना। और मानव नेत्र एक अत्यंत सुग्राही और मूल्यवान ज्ञानेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रिया जैसे हम 5 ज्ञानेंद्रियों की बात करते हैं हम लोग, जिसमें आंख, नाक, कान, त्वचा, क्या क्या हुआ? आंख, नाक, कान, त्वचा और जो जुबान होता है ना, जीभ, ये 5वां। ठीक है, तो उसी में से आंख जो है सबसे महत्वपूर्ण एक ज्ञानेंद्रिय है जो किसी चीज को देखने में हमारी सहायता करता है, मदद करता है। और इसके माध्यम से, जैसे त्वचा से हम छू करके गर्माहट के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, सुनकर ध्वनि के बारे में, सूंघ कर उसके सुगंध या दुर्गंध के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, चख के स्वाद के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सेम उसी प्रकार ये जो मानव नेत्र है ना, इसके द्वारा हम रंगों की अनुभूति प्रदान करते हैं, प्राप्त करते हैं। ठीक है, संसार को निहारने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मानव नेत्र जो एक विलक्षण प्रकाशीय यंत्र है, उसकी रचना तथा कार्यविधि के बारे में हम लोग पहले थोड़ा सा जाने थे, चर्चा किए थे। ये मानव नेत्र जो है, इसके चित्र को आप लोग यहाँ देख रहे हैं, और इसके जो जो मुख्य भाग हैं, भाग तो इसकी बहुत हैं, एक बार में लिखा जाए तो नहीं अटेगा, इतना ज्यादा भाग है, छोटा बड़ा भाग। लेकिन कुछ मुख्य भाग है। पूछा जाए कि मानव नेत्र के मुख्य भाग कौन कौन से हैं, तो आप क्या बताइएगा? सबसे पहले यहाँ से शुरू कर दीजिएगा कि ये आपका कार्निया हो गया, ये आपका आइरिस हो गया, परितारिका हो गया, पुतली हो गया, नेत्रोद हो गया, क्रिस्टलीय लेंस हो गया, पक्षमाभी पेशियां जिसको हम लोग सिलेड़ी पेशियां के नाम से जानते हैं। इसके बाद रक्तक पटल हो गया, दृष्टि पटल हो गया, रेटिना हो गया, जहां पर किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। खैर, इसके बारे में जब चर्चा करेंगे तो इसके कार्य के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाएगी। ये दृक तंत्रिका हो गया, और इसी में होता है अंध बिंदु, और इसके बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसे क्या कहते हैं? कचाव द्रव कहते हैं। ठीक है, ऐसे ये अनेकों भाग हैं। इन अनेक भाग के बारे में हम लोग एक एक करके जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, समझ चुके हैं मानव नेत्र क्या है? तो एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र है जिसकी सहायता से हम पूरे जगत को देखते हैं। अगर नेत्र नहीं होता तो क्या होता जी? हम किसी जगत में किसी वस्तु को देख पाते, जगत को देख पाते, निहार पाते, रंग बिरंगी वस्तुओं को पहचान पाते? नहीं पहचान पाते। चलिए, तो इस नेत्र को बनाने के लिए कौन कौन से पार्ट बने हुए हैं, कौन कौन से भाग हैं इसमें? सबसे पहले है दृढ़ पटल। सबसे पहला भाग क्या है? दृढ़ पटल, जिसको हम लोग एस्क्लेरा या स्क्लेरोटिक के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे कहा जाता है कि मानव नेत्र के सबसे ऊपरी परत को दृढ़ पटल कहते हैं। ये जो मानव नेत्र है, इसमें देखिए कि एक सबसे ऊपरी परत है, यहाँ पे दिख रहा है ना, ये चारों तरफ से है सबसे ऊपरी परत। तो जो सबसे ऊपरी परत है, इसी परत को क्या कहते हैं हम लोग? दृढ़ पटल कहते हैं। आगे दिया है कार्निया। तो दृढ़ पटल के सामने वाले भाग में कुछ उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली होती है। देखिएगा, इसमें कार्निया दर्शाया गया ना। मानव नेत्र का जो दृढ़ पटल है, इसी में यहाँ पे देखिए उभरी हुई परत है ना, इसमें क्या होता है? प्रकाश को डालने के बाद इससे आसानी से प्रकाश पार कर जाती है। यहाँ डालिएगा तो नहीं पार करेगी, यहाँ ये सब पार नहीं करता है, लेकिन यहाँ पे डालिएगा तो प्रकाश आसानी से क्या हो जाती है? पार कर जाती है। इस भाग को क्या कहते हैं? कार्निया कहते हैं। और वस्तु से आने वाली प्रकाश जो है, मानव के नेत्र में यानी कि आंख में इस कार्निया के सहायता से ही या कार्निया से ही होकर के प्रवेश करती है। अगला है कोराइड।
तो जो हमारा दृष्टि पटल है, दृढ़ पटल है, उस दृढ़ पटल के नीचे वाली जो परत है, दृढ़ पटल के जस्ट नीचे वाली जो परत है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कोराइड कहते हैं। और यह परत आगे चल करके क्या होता है? दो भागों में बढ़ जाती है। अगला है आइरिस, जिसको हम लोग परितारिका भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आइरिस, या इसे परितारिका भी कहा जाता है। तो कार्निया के पीछे एक छिद्रपट होता है। कार्निया जो है ना, यहाँ कार्निया ये बाहर वाला जो उभरा हुआ सतह है जिससे प्रकाश अंदर प्रवेश करता है, ठीक है? इसके अंदर, है ना, इसके अंदर एक छिद्रपट होता है जिसे आइरिस कहते हैं, और ये अलग अलग रंगों में होता है। और आंख के रंग से मतलब आइरिस के रंग से ही होता है। जैसे किसी रंगीन वस्तुओं को हम लोग देखते हैं तो आंख में क्या होता है? रंगीन वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, तो उसको मतलब किससे रहता है? तो सिर्फ और सिर्फ आइरिस यानी कि परितारिका से। कभी कभी कुछ लोगों की आंखों में देखिएगा तो आंखें जो है रंगीन दिखाई देती हैं। कैसा दिखाई देती हैं? तो उसमें जो बाहरी रंग दिखता है ना, वो किसका रंग होता है? तो आइरिस का, यानी कि परितारिका का। आगे दिया है पुतली या नेत्र द्वार। तो आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है। आप देखेंगे आंखों में ये जो काला वाला पार्ट है ना, जिसे होकर प्रकाश प्रवेश कर रही है, तो उसमें देखिएगा ऐसे सर्कल बना हुआ है, सर्कल बना हुआ है ऐसे। और यहाँ पे लगेगा कि एक छोटा सा क्या है? छिद्र है, बिंदु वाला छिद्र है ना? उसी को क्या कहते हैं? नेत्र द्वार। और पुतली इसलिए छोटा सा गोलाकार छिद्र होता है जिसे आंख की पुतली कहते हैं। और पुतली इसलिए काला दिखाई देता है क्योंकि इससे होकर के किसी भी रंग का प्रकाश प्रवर्तित नहीं होता है। पूछा जाए कि रंग जो है ये काला दिखाई देता है, छिद्रवा जो है ना, ये काला पड़ जाता है। क्यों काला दिखाई देता है? क्योंकि इसके अंदर से होकर के प्रकाश तो प्रवेश कर जाता है, लेकिन परावर्तित होकर के लौटता नहीं है। तो जिस सतह से प्रकाश परावर्तित होकर नहीं लौटता, उसका रंग कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। जिस कारण से इसका रंग कैसा प्रतीत होता है? तो काला प्रतीत होता है, ठीक है? आगे दिया है सिलेडी मांसपेशियां। तो आइरिस के पीछे वाली परत को सिलेडी पेशियां कहते हैं, जो नेत्र लेंस को क्या करती है? आइरिस के जस्ट पीछे जो ये वाला पार्ट है ना, ये नेत्र लेंस, इसको हम क्या कहे हैं? नेत्र लेंस। जो प्राकृतिक उत्तल लेंस होता है, इसको बांध कर रखने के लिए झिल्ली लगा है ना, धागा नुमा। ये क्या है? धागा नुमा, जो बांध करके क्या किया है? लेंस को बांध करके रखा हुआ है, जिसे सिलेडी पेशियां कहा जाता है। आगे दिया है नेत्र लेंस। इसको हमने क्या बताया? नेत्र लेंस। तो पुतली के नीचे पारदर्शी तथा मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग? नेत्र लेंस कहते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे देखा जाता है कि नेत्र लेंस आंख के गोले को दो कोष्टकों में क्या करता है? बांट देता है। ये पूरा आंख का गोला है, ये पूरा क्या है? आंख का गोला है। अब यहाँ नेत्र लेंस क्या कर रहा है? नेत्र लेंस के अंदर एक भाग ये हुआ और एक भाग ये हुआ। तो पूछा जाए कि नेत्र लेंस आंख के गोले को कितने भागों में बांटा है? तो क्या कहिएगा? दो भागों में, एक पहले वाला और एक दूसरा वाला, है ना? तो कार्निया और नेत्र लेंस के बीच में एक द्रव भरा रहता है। कार्निया, कार्निया बोले तो ये वाला, ये बाहरी परत जो यहाँ दिख रहा है ना, ये और नेत्र लेंस के बीच में एक खाली स्थान है, इसमें द्रव भरा रहता है, जिस द्रव को हम लोग एक्वस ह्यूमर कहते हैं, यानी इसे AH कहते हैं। क्या कहते हैं जी? AH कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? AH कहते हैं, ठीक है? और नेत्र लेंस तथा ये रेटिना वाला पार्ट है ना, इसके बीच का जो खाली क्षेत्र है, इसमें भी एक विशेष प्रकार का द्रव भरा रहता है, जिसे हम लोग विट्रियस ह्यूमर कहते हैं, जिसे संक्षेप में VH कहा जाता है। तो इसमें AH होता है और इसमें VH, यानी कि कचाव द्रव भी इसको कहते हैं, ठीक है? आगे दिया है रेटिना, जिसको दृष्टिपटल भी कहते हैं। रेटिना कहिए चाहे दृष्टिपटल कहिए, यहाँ पे दिख रहा है ना, दृष्टिपटल या रेटिना, ठीक है? तो आंख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं, और यह बहुत ही प्रकाश सुग्राही होता है। नेत्र लेंस वस्तुओं का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है जी? रेटिना पर बनाता है। यानी कि इससे प्रवेश किया हुआ जो प्रकाश है, किसी भी वस्तु से टकरा कर जाने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तित हुआ और अपवर्तित होकर के चला गया कहाँ पे? रेटिना पर। तो रेटिना पर जब प्रकाश प्रतिबिंब बना, तब हम उस वस्तु को देख पाते हैं। कभी कभी किसी कारणवश नेत्र गोलक क्या होता है? लंबा हो जाता है। तो नेत्र गोलक जब लंबा हो गया, नेत्र गोलक क्या हो गया? लंबा हो गया, तो इससे होकर जाने वाली प्रकाश की किरणें प्रतिबिंब रेटिना पर न बना करके रेटिना से क्या होने लगती है? पहले बना लेती है। चाहे ये छोटा हो गया, तो छोटा हो गया तो बनना चाहिए जहां पे उसे खिसक कर पहले आ गया, यानी कि प्रतिबिंब जो है पीछे बनने लगा। बात समझ रहे हैं ना? तो या तो पहले बनने लगा या पीछे बनने लगा। तो इसके दो कारण हो जाते हैं। नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तभी प्रॉब्लम, पतला हो जाएगा
तभी प्रॉब्लम, नेत्र गोलक लंबा हो जाएगा तभी प्रॉब्लम, और छोटा हो जाएगा तभी प्रॉब्लम। तो यही प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो हम लोग इसको आगे पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इस चीज को देखना है कि नेत्र लेंस जो है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब कहाँ किस जगह पे होता है, रेटिना पर होता है। पूछा जाए कि मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है वस्तु का, तो क्या बताइएगा, रेटिना पर। कोई दिक्कत इसमें? आगे दिया है पीत बिंदु, येलो पॉइंट है ना। तो रेटिना के मध्य में एक ऐसा बिंदु होता है जो कुछ उठा हुआ प्रतीत होता है, दिख रहा है ना, यहाँ पे ये स्पष्ट है। यहाँ दर्शाया गया है कि रेटिना के मध्य में जो रेटिना होता है ना, यहाँ पे यही ना रेटिना है जी। आप इसको ऐसे दिखा सकते थे, ऐसे ऐसे, यहाँ पे थोड़ा सा उठा हुआ, ठीक है। तो उठा हुआ जो भाग है ना, उसे ही क्या कहते हैं हम लोग, पित्त बिंदु कहते हैं। इसमें सिर्फ शंकु ही रहते हैं। किसी वस्तु को देखते समय आंख जो है अपने आप इस प्रकार समायोजित हो जाती है कि वस्तु के सबसे प्रमुख भाग का, वस्तु के सबसे प्रमुख भाग का प्रतिबिंब जो है पीत बिंदु पर ही बनाता है, पीत बिंदु पर ही बनाता है। और अंतिम होता है अंध बिंदु। तो पीत बिंदु के कुछ नीचे एक अन्य बिंदु रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं जी, अंध बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु के ठीक नीचे एक बिंदु होता है जिसे क्या कहते हैं, अंध बिंदु। तो बिंदु का एगो पीत बिंदु और एगो अंध बिंदु, ठीक है। अब देखिए हम लोग देखते कैसे हैं, देखने की क्रिया, इसकी चर्चा क्या करेंगे, देखने की क्रिया। ये समझ में आया इसके मुख्य भाग के बारे में? अभी तो ये बस छोटा सा परिचय था। इसमें क्या करना है, एक एक करके जब हम लोग पढ़ेंगे इसको, तो एक एक करके बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे और सारे पॉइंटों की चर्चा हम लोग करेंगे। सबसे पहले पूछा जाए कि हम देखते कैसे हैं, देखने की क्रिया क्या है। तो जब किसी वस्तु से आने वाली किरणें जो है आंख पर पड़ती है, तो वे कर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद कहाँ पहुंच जाती है, कर्निया, ये वाला पार्ट कर्निया तथा नेत्र लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे कहाँ पहुंच जाती है, रेटिना पर पहुंच जाती है, और वहां वस्तु का वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। एक और टॉपिक ध्यान रखेंगे कि मानव नेत्र में बना हुआ प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कहेंगे वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और, तो कैसा प्रतिबिंब बनाती है, वास्तविक और उल्टा। परंतु मानव मस्तिष्क द्वारा इस प्रतिबिंब को सीधा करने की संवेदना होती है। बट यहाँ पे दृक तंत्रिका क्या करता है, हम इंडिकेट इंफॉर्मेशन किसको दे देता है जी, तो ब्रेन को। तो उसके पास वो क्षमता होती है कि इस बने उल्टे प्रतिबिंब को वो सीधा कर देता है, जिस कारण से प्रतिबिंब हमें स्पष्ट रूप से क्या दिखाई देता है, सीधा। अब देखिए यदि यह गुण इसमें नहीं होता पलटने का, तो किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब तो हम देख पाते हैं, लेकिन कैसा देखते हैं, उल्टा देखते हैं। कैसा देखते हैं, उल्टा देखते हैं। लेकिन ये मस्तिष्क क्या करता है, उसको सीधा कर देता है, माने उसको फिर से पलट देता है, जो हमें स्पष्ट रूप से सीधा का आभास हो पाता है, ठीक है। वस्तु दूर हो या नजदीक उसे साफ साफ आसानी से देख लिया जाता है, और यह तभी संभव होता है जब वस्तु दूरी बदलने से नेत्र लेंस एवं रेटिना की दूरी भी क्या है, बदले, या नेत्र लेंस की फोकस दूरी बदल जाए। तो वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि नेत्र लेंस की सतह जो है वक्रता त्रिज्या, नेत्र लेंस की सतह जो है उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बदल जाती है, जिसके फलस्वरूप उसकी फोकस दूरी परिवर्तित हो जाती है। और फोकस दूरी परिवर्तित होने के कारण बहुत दूर या बहुत नजदीक स्थित वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि जैसे हम सीधा देखना शुरू किए, कहीं सीधा देखना शुरू किए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि हम नजदीक देख रहे हैं, अब सामने बहुत दूर देख रहे हैं। तो ये बाहर से देख के आइडिया नहीं लगाया जा सकता है, वो फोकस दूरी में होने वाले परिवर्तन के कारण ही ऐसा हो पाता है कि नजदीक की वस्तु और दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से हम देखें, ठीक है। नेत्र लेंस में यह परिवर्तन सिलेरी पेशियों के तनाव के घटने या बढ़ने से होता है। जैसे सिलेरी मांसपेशियां, फोकस दूरी बढ़ना घटना ये किसके कारण होता है, तो जो सिलेरी मांसपेशियां हैं जो लेंस को बांध करके रखी हुई, लटका करके रखी है, उसके तनाव के कारण ही होता है। तो वस्तु दूर हो या नजदीक आंख स्वतः ही नेत्र लेंस की फोकस दूरी को क्या करता है, इस प्रकार समंजित कर लेता है कि अलग अलग दूरियों पर, जैसे मैंने कहा था ना कि नजदीक हो या दूर हो, नजदीक हो या दूर है, अलग अलग भिन्न भिन्न दूरियों पर वस्तु रहने पर भी उसका प्रतिबिंब कहाँ बना देता है, रेटिना पर बना देता है। बात समझ रहे ना, कहाँ बना देता है, रेटिना पर वस्तु स्पष्ट रूप से हमें दिखाई देती है। अब ध्यान देंगे, सिलड़ी मांसपेशियों के द्वारा ये तो बंधा हुआ है, और ये आगे पीछे, मतलब ऐसा सिस्टम बना हुआ है कि आवश्यकता अनुसार ये छोटा बड़ा आगे पीछे हो सकता है। इस रेटिना को चाहे कि आवश्यकता अनुसार आगे हो जाए या पीछे चला जाए, तो ऐसा नहीं होता है। तो जब नहीं होता है तो हम सीधे देख रहे हैं, तो हम कहाँ देख रहे हैं ऐसे पता चल रहा है, यहाँ देख रहे हैं कि बांध पर देख रहे हैं, कुछ क्लियर हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये देखने वाला ही क्लियर कर सकता है। अब ये क्या करता है कि फोकस दूरी को बढ़ा घटाकर, क्या चीज को बढ़ा घटाकर,
फोकस दूरी को केवल एडजस्ट करता है। फोकस दूरी को एडजस्ट करने के कारण ही इसके द्वारा चाहे वस्तु से आने वाले प्रकाश का प्रतिबिंब जो है कहां बन पाता है, रेटिना पर। रेटिना पर बनने के कारण ही हम दूर हो या नजदीक वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है। अब एक चीज यहां पे आपसे सवाल किया जा सकता है, कभी कभी आप लोग ऐसा देखे होंगे कि तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में हम जब जाते हैं तो वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में क्या होता है, कुछ समय लगता है, यानी कि अंधेरा छा जाता है। जैसे बाहर हम घूम रहे हैं, बहुत ज्यादा प्रकाश में हैं, एकाएक हम कमरे में आए तो पता चलता है कि बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। और कुछ देर बाद जब हम उसमें रुक जाते हैं तो रुकने के बाद धीरे 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 वस्तुएं जो है दिखाई देना शुरू हो जाती है, फिर नॉर्मल हो जाता है। ऐसा होता है ना जी? तो ऐसा क्यों होता है? तो आप कहेंगे कि तीव्र प्रकाश में जो पुतली है वो सिकुड़ कर छोटी हो जाती है। कौन हो? ये जो पुतली है ना, यहाँ वाली, ये बाहर जो दिख रहा है ना, ये पुतली है, वो सिकुड़ कर क्या होती है, छोटी हो जाती है। और कम प्रकाश वाले कमरे की वस्तुओं को देखने के लिए क्या होना चाहिए, पुतली को खुला होना चाहिए। तो जब बाहर हम हैं, चूंकि ये तो काफी सुग्राही होता है, ज्यादा प्रकाश पड़ेगा तो गल जाएगा, इसमें का पनीय जल जाएगा, फिर हम अंधे हो जाएंगे। आ रही बात समझ में ना? तो क्या करता है कि डायरेक्ट प्रकाश इस पे ना पहुंचे, इसलिए सिकुड़ करके क्या करते हैं, इसकी सुरक्षा के खातिर ये छोटा कर देता है। और छोटा में ही अधिक प्रकाश होने के कारण हम वस्तु को स्पष्ट रूप से देख देख पाते हैं। लेकिन जब वहां से अंधेरे कमरे में आते हैं तो सिकुड़ कर पहले ही से छोटा है, रास्ता कम दिया है, तब कम रास्ता के कारण सारा कमरा जो है बिल्कुल अंधेरा प्रतीत होता है और वहां की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाती है। अब कुछ देर हम बैठ जाते हैं तो धीरे 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 ये बढ़ने लगता है और बढ़ करके क्या करता है, अपने मूल अवस्था में आ जाता है। मूल अवस्था में आ जाता है जिसके कारण आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस पर पड़ती है और इससे अपवर्तित होकर के इसका प्रतिबिंब कहाँ बनने लगता है, रेटिना पर बनने लगता है, जिससे हम किसी भी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। ठीक है। तो ठीक इसके विपरीत कम प्रकाश वाले जगह पे हम हैं, कम प्रकाश वाले जगह पर हम हैं, एक एक बहरी निकल गया तो आंख हमारा चमकने लगता है। तो देखिएगा ऊपरवा क्या लगाते हैं लोग, आंख जब चमकने लगता है तो ऊपर क्या लगाता है लोग, हाँ, प्रकाश को कम करता है लोग ना, कम करके स्पष्ट रूप से देखने की कोशिश करता है लोग। तो होता क्या है कि जब बाहर है तो फैल करके बड़ा हुआ रहता है, और जब एकाएक अंधेरे से उजाले में जाते हैं तो अंधेरे से उजाले में जाने के बाद ये फैलकर बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, ज्यादा प्रकाश प्रवेश करने लगता है। अब ज्यादा प्रकाश प्रवेश करेगा तभी स्पष्ट रूप से वस्तु को हम नहीं देख पाते हैं। तो धीरे 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 ऐसे छेक कर रखते हैं, प्रकाश कम आता है और धीरे धीरे छोटा होते 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 काफी छोटा हो जाता है, जिस कारण से हम फिर वस्तु को स्पष्ट रूप से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये अधिक प्रकाश का आना या कम प्रकाश का आना ये एडजस्ट कौन करता है जी, तो पुतली करता है। कौन करता है जी, पुतली करता है। आ गई बात समझ में? तो पूछा जाए कि तीव्र प्रकाश से किसी कमरे में हम जब प्रवेश करते हैं, अंधेरे कमरे में प्रवेश करते हैं, तो प्रवेश करने के बाद हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देती है ना? देखने के वहां जब कुछ देर हम बैठ जाते हैं तो समय व्यतीत करने के बाद वहां फिर वस्तुएं धीरे 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 हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। इसका मूल कारण क्या है, तो आप स्पष्ट रूप से बता सकते हैं कि प्रकाश में रहते हैं तो पुतली सिकुड़ कर छोटी हो जाती है, और प्रकाश से फिर अंधेरे में जब आते हैं तो धीरे धीरे खुलते 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 जब पूरा खुल जाता है तो पूरा प्रकाश क्लियर है। जस्ट उल्टा, अंधेरे कमरे में बैठे हैं तो पूरा खुला हुआ है, और बाहर हम चले जाते हैं तो बाहर जाने के बाद थोड़ा सा अंधेरा प्रतीत होता है, चमकने लगता है, किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 एडजस्ट करके सिकुड़ कर एडजस्ट कर लेता है, और जितना इसे प्रकाश की जरूरत है उतना ही जाने देता है। बात समझ रहे हैं ना? चलिए अगला टॉपिक है आपका समंजन क्षमता क्या है। तो अभी आप लोग देखे थे कि बहुत दूर या बहुत नजदीक वस्तुओं को देखने के लिए ये फोकस दूरी जो है ना, कौन सा कौन सा फोकस दूरी, लेंस को क्या कर लेता है, लेंस की फोकस दूरी यानी कि एडजस्ट हो जाती है, और एडजस्ट होने के बाद दूर या स्थित वस्तु को हम लोग स्पष्ट रूप से देखते हैं, क्योंकि उसके द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब कहाँ जाता है, रेटिना पर स्पष्ट रूप से बन जाता है, जिसके कारण हम वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। यही चीज था ना? एक बार फिर से इस चीज को समझ लेते हैं। एक ऐसा घटना देखे थे कि मानव नेत्र का जो लेंस है उस लेंस की फोकस दूरी एडजस्ट होती है, मतलब उसी के घटने या बढ़ने के कारण बहुत दूर या बहुत नजदीक स्थित वस्तुओं को स्पष्ट रूप से हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। आगे बात समझ में? चलिए, तो एक चीज है समंजन क्षमता। तो आंखों में की एक क्षमता होती है, आंखों की एक ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप बदलती है। अच्छा, हमने चर्चा किया था कि लेंस की फोकस दूरी बढ़ती है या घटती है, बढ़ती है या
घटती, तो ये जो बढ़ती है या घटती है क्या अपने हाथों से बढ़ाते घटाते हैं? जूम इन जूम आउट का बटन है हमारे पास, स्वतः बदलते रहती है। तो आंखों की एक ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है, उसे क्या कहते हैं? समंजन क्षमता कहते हैं। पूछा जाए कि समंजन क्षमता क्या है? पावर ऑफ एकोमोडेशन। समंजन क्षमता क्या है? तब क्या कहिएगा कि मानव नेत्र की ऐसी क्षमता, मानव नेत्र की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी अपने आप क्या होता है? बदलती है, उसे क्या कहते हैं जी? समंजन क्षमता कहते हैं। वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। और सामान्य आंख के लिए समंजन क्षमता कितना होता है? 4 डायोप्टर होता है। कितना होता है? 4D। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि स्वस्थ आंख के लिए यानी कि सामान्य नेत्र के लिए उसकी समंजन क्षमता कितनी होती है, तो क्या कह देंगे? 4 डायोप्टर, 4D। क्या होता है? 4D। लेकिन जब यही आदमी वृद्ध अवस्था में चला जाता है, बूढ़ा हो जाता है, तो उस कंडीशन में उसकी समंजन क्षमता क्या होती है? घट जाती है। कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र का क्रिस्टलीय लेंस दुधिया या धुंधला हो जाता है। आप देखिएगा कि ऊपर वाला पार्ट जो है ना, लेंस के बाहर वाला पार्ट, उस पे देखिएगा अजीब सा ब्राउन दिखने लगता है, दुधिया हो जाता है या धुंधला हो जाता है, जिससे किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देखने में क्या होता है? कठिनाई होने लगती है। तो इस प्रकार ऐसे इसे तो एक रोग ही ना कहेंगे। अब पूछा जाए कि कौन सा रोग हो गया जिसके कारण से दुधिया हो गया या धुंधला हो गया, तो उसे मोतियाबिंद कहेंगे। क्या कहेंगे? मोतियाबिंद। ठीक है, तो मोतियाबिंद अब ये एक बार हो गया तो ठीक वोक नहीं होता है, जुगाड़ लगा दिया जाता है। क्या किया जाता है कि बाहर जो धुंधला वाला पार्ट है ना, उसे काट कर अलग कर देता है या वॉश करके साफ करके अलग कर देता है, फिर लेंस नया हो जाता है। ऊपर की जो पुतली है सब कुछ क्या होता है? नया हो जाता है, जिसके कारण वस्तु को स्पष्ट रूप से ये लोग देखने में सक्षम हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन वर्षों बाद फिर से ये ऐसा हो सकता है, कई कुछ वर्ष के बाद, कि इस पे ये परत जम जाए, यानी कि इसे पूर्ण रूप से ठीक नहीं किया जाता है। इसके कारण नेत्र में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि क्षय हो जाती है। कभी कभी कहा जाता है मोतियाबिंद की शल्य चिकित्सा के पश्चात दृष्टि का वापस लौटना संभव होता है, लेकिन जब आवश्यकता से अधिक समय बिता दीजिएगा, अब सोचिएगा कि चलो कार्तिक में चलें, अब फागुन में चलम, लोग पहले यही ना कहता था जी कि कार्तिक में चलम चाहे फागुन में चलम। अब दिन रखते रखते कई गो कार्तिक बिता दिए हैं और कई गो फागुन बिता दिए, पता चलेगा कि रोग साफ हो ना हो, रोगी साफ हो गया। ठीक है, या रोगी है, तो रोगी है तो क्या कीजिएगा? जब आवश्यकता से अधिक समय बिता दीजिएगा तो बहुत ज्यादा धुंधला हो जाएगा, उसके बाद इसे ठीक करना संभव नहीं होता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो ये समझ गया। अब बार बार पूछा जाए कि मोतियाबिंद होता क्या है, तो कहिएगा कि कभी कभी अधिक आयु के कुछ व्यक्तियों के नेत्र में, जो नेत्र का क्रिस्टल होता है उसके क्रिस्टलीय भाग में, चाहे नेत्र के क्रिस्टलीय लेंस जो है वो धुंधला हो जाता है। क्या हो जाता है? धुंधला हो जाता है या दूधिया हो जाता है। धुंधला हो जाता है और दूधिया हो जाता है। इस स्थिति को मोतियाबिंद कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं? मोतियाबिंद कहते हैं। कोई दिक्कत इसमें? और मोतियाबिंद के कारण दृष्टि में कमी या पूर्ण रूप से दृष्टि जो है बाधित हो जाता है, बंद हो जाता है, दृष्टि क्षय कह सकते हैं इसको, और मोतियाबिंद की शल्य क्रिया सर्जरी के द्वारा ठीक किया जा सकता है। ठीक है, अगला टॉपिक है अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। ठीक है, तो पूछा जाए कि वह अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है, तब क्या कहिएगा कि वह न्यूनतम दूरी जहां रखी वस्तु को सामान्य नेत्र द्वारा आसानी से देखा जा सकता है, आसानी से देखा जा सकता है, उसे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहते हैं। और निकट बिंदु होता है ना, निकट बिंदु और दूर बिंदु। दूर बिंदु तो खैर इसको समझाएंगे हम। निकट बिंदु का मतलब क्या होता है? जैसे हमने यहाँ हाथ रखा और हाथ रखा, हम इसको करीब लाते गए लाते गए लाते गए, तो एक ऐसा स्थिति आया कि इससे ज्यादा जब हम करीब लाएंगे तो ये हमारे हाथ जो है स्पष्ट रूप से नहीं दिखेगा, धुंधला दिखने लगता है। क्या होता है जी? धुंधला दिखने लगता है। तो धुंधला क्यों दिखने लगा? तो स्पष्ट दृष्टि का क्षेत्र नहीं कहलाया। तो कहा जा सकता है कि आंख के सबसे निकट का वह बिंदु, आंख के सबसे निकट का वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, जहां पर रखी वस्तु जो है स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ती है, वह निकट बिंदु कहलाता है। बात समझ रहे ना? और सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु कितने कितने का होता है? 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? तो पूछा जाए कि निकट बिंदु कितना होता है, तो क्या कहिएगा आप? 25 सेंटीमीटर। क्लियर? अब 25 सेंटीमीटर से कम दूरी पर जब हम किसी वस्तु को रखेंगे तो क्या हमारा नेत्र उसे स्पष्ट रूप से देख सकेगा? नहीं, उसे देखने में क्या होगी? कठिनाई होने लगेगी। आगे दिया है दूर बिंदु। तो नेत्र से दूरस्थ वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। जैसे होता नहीं है, अब यहां से यहाँ बैठे हैं और अमन कहे कि सगुनी बांध पर के जाता, तो देखा हो,
दिखेगा जी। फिर तरैया बाजार में मंदिर के पास समोसा छना रहा है, सबसे बढ़िया समोसा कौन दुकान में निकला हुआ है, देख के बताओ, दिखेगा जी? नहीं। सबसे पहले तो वहां से प्रकाश आना चाहिए, प्रकाश आएगा हमारी आंखों पे पड़ेगा तब स्पष्ट रूप से देखेंगे। और दूरस्थ बिंदु जहां पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, सामने सीधे सीधे दिखे तब उसे क्या कहेंगे, दूरस्थ बिंदु। कभी कभी ऐसा होता है कि सामने है, वहां से प्रकाश आ रहा है, हमारे आंखों पे पड़ा, रेटिना पे गया, प्रतिबिंब बना, हमने देखा लेकिन स्पष्ट नहीं। जैसे कभी कभी हम बैठे होते हैं, बहुत अधिक दूरी पर आदमी जब क्रॉस करता है या कुछ दिखाई देता है तो हम कहते हैं अरे देख वहां कुछ जा रहा है, जाते हुए प्रतीत होता है लेकिन स्पष्ट नहीं होता है, तो हमारा दूरस्थ बिंदु नहीं कहलाया। दूरस्थ बिंदु वह बिंदु है जहां पर रखी वस्तु को, मतलब दूर स्थित रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख लें। देखने के लिए तो हम इसमें सटाइयों के देख लेते हैं, लेकिन धुंधला धुंधला ना देखते हैं, स्पष्ट रूप से देखते हैं क्या, तो स्पष्ट रूप से देख लें। तो नजदीक के लिए भी स्पष्ट जहां तक देख रहे हैं वो हमारा निकट बिंदु कहलाता है, और दूर की वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु को हम स्पष्ट रूप से देख ले रहे हैं, चाहे देख पाते हैं, उसे क्या कहते हैं, दूर बिंदु कहते हैं। अब रेंज ऑफ विजन, दृष्टि विस्तार, अगला टॉपिक क्या दिया है आपका, दृष्टि विस्तार। तो पूछा जाए कि दृष्टि विस्तार क्या है, तो आप कहिएगा कि सामान्य आंख द्वारा अनंत और 25 सेंटीमीटर की दूरी के बीच की जो वस्तु है आसानी से देखा जा सकता है। अर्थात कहा जा सकता है कि दृष्टि के लिए ये इससे स्पष्ट रूप से क्या कहा जा सकता है कि निकट बिंदु, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु, निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की जो दूरी होती है वह क्या होता है, दृष्टि विस्तार होता है, नहीं रेंज ऑफ विजन होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आप पूछ सकते हैं कि अच्छा ठीक है, हम लोग कभी कभी देखते हैं तो एक आंखिया बंद कर लेते हैं, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं, सीधे देखना होता है, चीन खींचना होता है, तो क्या करते हैं हम, चाहे कहीं निशाना लगाना होता है तो क्या करते हैं, ते मर देते। जब एक आंख से बढ़िया दिख रहा है तो दो आंख होने की क्या जरूरत है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि दृष्टि के लिए हमें कितने नेत्र मिले हुए हैं, दो नेत्र, क्यों है, तो एक नेत्र की अपेक्षा दो नेत्र होने के अनेक लाभ हैं। बात समझ रहे ना, कहो कि एगो खराब हो जाते एगो से काम चली, हाँ, एक आंख के बजाय हमारे कितने आंख हैं, तो दो आंख से क्या लाभ है, तो इससे हमारा दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है। और मानव के एक नेत्र की क्षैतिज दृष्टि क्षेत्र लगभग 150 डिग्री होता है, कितना होता है, 150 डिग्री, है ना, यानी कि यह जो रेंज होता है यहां से यहां तक ये कितना देख सकता है, 150 डिग्री देख सकता है। लेकिन जब दो आंख मिल जाएगा तो यह कितना हो जाता है, 180 डिग्री हो जाता है, कितना हो जाता है, 180। चूंकि दोनों आंखों का अपना क्षेत्र कुछ ना कुछ तो ओवरलैप होगा ना जी, तो ज्यादा क्षेत्र नहीं बढ़ के थोड़ा सा बढ़ के वो कितना हो जाता है, 180 डिग्री। यानी कि हम अपने लेफ्ट साइड के सामने और राइट साइड के सामने स्पष्ट रूप से देख पाते हैं। जबकि दोनों नेत्र द्वारा यह कितना हो जाता है, 180 डिग्री, जिसके फलस्वरूप किसी बंद मंद प्रकाशित वस्तु के संसूचक की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे कोई चीज क्रॉस कर रहा है हमारे कंधे के सामने से, हमारे इस कंधे के सामने से 180 डिग्री पे, तो हम क्या करते हैं, आभास कर लेते हैं कि हाँ जी कुछ ना कुछ यहाँ से क्रॉस किया है। हाँ, अब अंधेरे कमरा में भी क्रॉस करता है, फिर क्या करते हैं, घुकुरिया के सो जाते हैं, अरे कहाँ तक चुड़ैल लाल बिया, ऐसा होता है ना जी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, स्पष्ट जो दिखता है उसी की बात हम कह रहे हैं। हमारे दोनों नेत्र सिर पर कुछ सेंटीमीटर से अलग स्थित हैं। देखिएगा कि दो आंखें हैं तो आपस में सटा नहीं है, बल्कि कुछ सेंटीमीटर पर अलग स्थित होते हैं। इससे दृष्टि क्षेत्र तो कम हो जाता है, लेकिन त्रिविमीय चाक्षुकी का लाभ प्राप्त होता है। एक नेत्र को बंद करके देखने पर संसार क्या होता है, द्विविम और चिपटा प्रतीत होता है, और दोनों को जब खोल देते हैं तो संसार गहराइयों की जो तीसरी विमा है यानी त्रिविमीय स्पष्ट रूप से दिखाई देना शुरू हो जाती है। अब देखिएगा कि बहुत सारे पक्षी हैं और जानवर हैं, उसके सिर पर दो नेत्र विपरीत दिशा में स्थित होते हैं, जिसके फलस्वरूप उनका दृष्टि क्षेत्र कितना होता है, दृष्टि क्षेत्र 360 डिग्री हो जाता है। चूंकि एक उसे सामने सामने स्पष्ट रूप से 180 डिग्री देख लेता है और दूसरे से भी 180 डिग्री देख लेता है। जैसे गर्दन को घुमाकर देखना चाहे तो स्पष्ट रूप से कितना देख लेता है, 360 डिग्री। उल्लू, उल्लू को देखा है लोग ना, तो उल्लू का आगे चोंच और एगो दाहिने आंख और एगो नहीं, उसको तो सामने सामने होता है बट उसमें गर्दन घुमाने की क्षमता ज्यादा होती है। बहुत ऐसे पक्षी हैं जिसका सिर है तो एगो देखिएगा लेफ्ट साइड आंख है और एगो राइट साइड आंख है, तो ये 180 डिग्री इधर से स्पष्ट रूप से देख पाता है और एगो 180 डिग्री इधर से स्पष्ट रूप से देख पाता है। अर्थात उसका दृष्टि क्षेत्र कितने का हो जाता है,
60 डिग्री के। बात समझ रहे हैं ना? इस तरह से। चलिए, तो अभी तक जो हम टॉपिक पढ़े हैं उसमें कुछ क्वेश्चन है, आप लोग क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे। पहला क्वेश्चन, चलिए इसका क्वेश्चन है पहला कि मानव नेत्र का स्वच्छ नम एवं नामांकित चित्र खींचे। नाक का चित्र बनाना है और इसके मुख्य भाग कौन कौन से हैं उसे नामांकित कर देना है। मानव नेत्र के उस भाग का नाम लिखें जो मानव नेत्र के अंदर प्रवेश करने पर प्रकाश की मात्रा को क्या करती है, कंट्रोल करती है, यानी कि ज्यादा करती है या कम करती है। अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए थे। मानव नेत्र के लेंस का प्रकार बताओ, यानी कि किस प्रकार का मानव नेत्र होता है। यानी मानव नेत्र में एक प्राकृतिक प्रकाशीय यंत्र में लेंस होता है। वो लेंस जो होता है कौन होता है, उत्तल होता है या अवतल होता है, इसके बारे में बताना है। आगे दिया है कि मानव नेत्र के उस भाग का नाम बताएं जिस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। सबसे पीछे वाले पार्ट की चर्चा मैंने किया था। अगला क्वेश्चन है कि समंजन क्षमता को परिभाषित करते हैं करें। अभी समंजन क्षमता के बारे में चर्चा किए थे। आगे दिए मानव नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु को परिभाषित करें। निकट बिंदु और दूर बिंदु को परिभाषित करें। और अंतिम क्वेश्चन दिया है कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। तो ये भी परिभाषा मैंने स्पष्ट रूप से बताया है। ठीक है, अब यहाँ पे चर्चा करेंगे हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन, जिसे बोलेंगे दृष्टि दोष। क्या